को रूप में एकत्रित करने का काम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने मध्य प्रदेश के छोटे छोटे स्थानों पर किया था। जन आकांक्षा पेटियों के माध्यम से पूरे प्रदेश में आज मुझे बताने में कि जो हमने कहा था उसको इस रूप में भी किया। 7 लाख से अधिक सुझाव एकत्रित किए गए व प्रबुद्ध सम्मेलनों में प्रदेश के 50,000 से अधिक प्रबुद्ध जनों के परामर्श के साथ इस संकल्प पत्र को मूर्त रूप देने का काम भारतीय जनता पार्टी की टीम ने, हमारे नेतृत्व ने किया है। इसलिए इस यात्रा में एमपी के मन में मोदी अभियान के तहत लोगों की जन आकांक्षाओं का संकलन किया गया। साथ ही प्रदेश के सभी 52 जिलों में जो प्रबुद्ध सम्मेलन हुए, इसके बाद गहरा शोध करके हमने 5 साल में विकास के विजन स्वरूपी इस संकल्प पत्र को तैयार भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतृत्व ने किया है। भाजपा संकल्प से सिद्धि के तक के सफर में विश्वास रखती है। 2018 में हमने जितने संकल्प लिए, उन संकल्पों पर हमारे नेतृत्व ने लगातार काम करते हुए आज मध्य प्रदेश में जो विकास की धारा पिछले 20 वर्षों से चली है, उसी धारा को गति और प्रदेश के स्वर्णिम काल के पथ को प्रशस्त करने के लिए हमारा संकल्प पत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें संकल्प पत्र में लिए गए संकल्पों के माध्यम से भाजपा सरकार में रखी गई विकास की आधारशिला को समापन तक पहुंचाने का काम और उसे कार्य रूप में परिणत करने का काम, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की सरकार ने काम मध्य प्रदेश के अंदर किया है, जनता कहती है कहां मध्य प्रदेश के अंदर जो 2003 का बीमारू राज्य था, आज विकसित मध्य प्रदेश की श्रेणी में आकर के खड़ा हुआ है और अब ये मध्य प्रदेश स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनेगा। इस संकल्प के साथ प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से हम फिर इस बार प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनाएंगे। जनता कर रही मध्य प्रदेश के अंदर ये पुकार के भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम मध्य प्रदेश के अंदर किया है, तो विकास और गरीब कल्याण के साथ आज इस मध्य प्रदेश के अंदर मोदी की गारंटी, मतलब गारंटी पूरी होने की गारंटी के साथ ये संकल्प पत्र आज हम सब लोग मिलकर के आज यहां पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की जनता को समर्पित करेंगे। मैं पुनः एक बार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद करते हुए, पूरे नेतृत्व को धन्यवाद करते हुए सभी पत्रकार मित्रों का स्वागत करता हूं कि आपके सामने आज ये संकल्प पत्र जो मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने की ओर लेकर के जाएंगे, इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आप सभी पत्रकार मित्रों का बहुत पुनः एक बार स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी। और उद्बोधन की श्रृंखला में मैं आमंत्रित करता हूं भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री प्रहलाद पटेल जी को कि वे आएं और संक्षिप्त तौर पे अपना एक उद्बोधन रखें। मैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं और उनका स्वागत करते हुए इस बात के लिए भी कि आज भारतीय जनता पार्टी का हमारा संकल्प पत्र उनके हाथों समर्पित होगा आप सबकी उपस्थिति में। और इसलिए मैं ये मानता हूं कि आने वाले 5 वर्षों में जो हमारा रोड मैप होगा मध्य प्रदेश को देश में सर्वोच्च राज्य बनाने के लिए, उस दस्तावेज से आज ये तय होगा। मैं पुनः हमारे सभी नेतृत्व का और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और यहाँ पर आप सबकी उपस्थिति के लिए भी मैं आपका हृदय से आभारी हूं। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। और मैं अगली श्रृंखला में मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और लाडली बहनों के लाडले भैया और लाडली भांजी और भांजियों के लाडले मामा आदरणीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान से आग्रह करता हूं, कृपया अपना संबोधन हम सबको प्रदान करें। भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र का विमोचन करने हमारे सौभाग्य से पधारे हुए
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी, आदरणीय अध्यक्ष जी मध्य प्रदेश विष्णुदत्त शर्मा जी, मेरे सहयोगी मित्र सिंधिया जी, प्रहलाद जी, अश्विनी जी, फग्गन सिंह जी, बहन कविता जी और मित्रों, कांग्रेस ने टिप्पणी की कि ये नरक चतुर्दशी के दिन भारतीय जनता पार्टी अपना संकल्प पत्र क्यों ला रही है। कांग्रेस को, कांग्रेस के नेताओं को भारत, भारतीय संस्कृति, हमारे जीवन मूल्य, इतिहास, इसका ज्ञान ही नहीं है। नरक चतुर्दशी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर, जिसने 16,000 रानियों को कैद कर रखा था, उसका वध करके उनको मुक्त कराया था। तो ये बहनों की मुक्ति का दिवस भी है, उनके आत्मसम्मान और स्वाभिमान से जीने का दिवस भी है। लेकिन दिक्कत यह कि इतिहास की पूरी जानकारी रहती नहीं है। हमारी एक बहन आती और भगवान राम को 13 सालों के लिए वनवास भेज देती है। कई बार वो कंस की पूरी हिस्ट्री नहीं पता, लेकिन कंस मामा कह देती है। मुझे लगता है इसके पहले, बोलने के पहले सोच समझ के उनको बोलना चाहिए। आज का दिन हम जानते हैं कि बहुत पवित्र दिन है, छोटी दिवाली है, और आज के दिन का जो शुभ संकल्प है हमारा, और सौभाग्य से नड्डा जी के हाथों संकल्प पत्र का विमोचन हो रहा है, और यह गारंटी है हमारे नेता, देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की। हम अक्षरशः संकल्प पत्र को अक्षरशः रोड मैप बना के मध्य प्रदेश के विकास के लिए और हमारे प्राणों से प्यारी जनता के कल्याण के लिए अक्षरशः नीचे उतारेंगे। मित्रों, मेरे मन में आज संतोष का भाव है ये कहते हुए कि हमने जो सोचा था और पहले कहा था, वो हमने पूरा करने का हर संभव प्रयास किया है। जो योजनाएं जन कल्याण की भी बनी, वो केवल कागजी योजनाएं नहीं थी। जनता की तकलीफ देख के, उनका दर्द और परेशानी देख के, और कई बार तो उनकी पंचायत में बुला के उनसे सलाह मशवरा करके हमने मध्य प्रदेश में कई जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई। अगर हमने देखा था कि बेटियां कोख में मारी जाती है, बेटे ज्यादा पैदा होते हैं, बेटियां कम पैदा होती है, तब लाडली लक्ष्मी जैसी योजना अस्तित्व में आई। बहनों के राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए हमने, मध्य प्रदेश पहला राज्य था जहां 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकायों के चुनाव में अपनी बहनों को देने का काम किया। शायद मध्य प्रदेश पहला राज्य था जिसने 30% पुलिस की भर्ती में आरक्षण किया, 50% शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण किया। लाडली लक्ष्मी, उसके बाद रिजर्वेशन, उसके बाद संबल जैसी योजना, लाडली बहना, और लाडली बहना से अब लखपति दीदी तक का सफर महिला सशक्तिकरण का एक सचमुच में बहुत सशक्त सफर है, और जिसको मैं कह सकता हूं कि मेरे मन में भी व्यक्तिगत रूप से बहुत संतोष है कि हम बहनों के सशक्तिकरण के लिए इतना काम कर पाए। हमने देखा था बचपन में किसान की फसलें बिना पानी के सूख जाती थी, तो खेत में पानी देने के लिए सिंचाई को हमने हमारी प्राथमिकता में सबसे ऊपर रखा। और हम सब जानते हैं कि अगर मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बदली है, अगर 71,000 करोड़ से हम 13 लाख करोड़ पार हुए हैं, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान है तो सिंचाई का योगदान है। ठाकरे सेंटर से शिवराज जी जनता से अपना उद्बोधन कर रहे हैं। उद्बोधन में वो जनता का धन्यवाद कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जारी होने वाला, कुछ ही देर में संकल्प पत्र की हम बातें भी आपको बताएंगे। उससे पहले हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हुए हैं, शैलेंद्र मिश्रा शैली जी हैं और विलक्षण सक्सेना जी हैं। उनके साथ हम विस्तृत चर्चा करेंगे कि संकल्प पत्र में क्या होने वाला है। इसी के साथ में विलक्षण जी का और शैलेंद्र
मिश्रा जी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ पुनः एक बार और देश न्यूज में। जैसा कि विलक्षण जी हम चर्चा कर रहे थे शिक्षा के ऊपर चर्चा कर रहे थे और उसी बीच हमने आपको रोका था। हम पुनः करेंगे, चाहेंगे कि आप पुनः वहीं से स्टार्ट करें अपनी बात को। जैसे जैसे अभी हमने वैसे लाइव देखा जी। यही एक अच्छी एजुकेशन और एक अच्छे उसका है कि जैसे शिवराज जी ने अपनी जब स्पीच शुरू करी तो उन्होंने कांग्रेस को एक सबक सिखाया और एक कहा कि भाई जब नरक चौदस के दिन हम वचन पत्र ला रहे तो पहले नरक चौदस का इतिहास जान लो। बिल्कुल। ये एक अच्छी एजुकेशन का है। तो यही एक अच्छी एजुकेशन चाहती है कोई भी सरकार आए और हम एज अ सिटीजन्स भी चाहते हैं कि हर एजुकेटेड व्यक्ति को ये सब जानकारियां होनी चाहिए। बिल्कुल। अब यहाँ पर एक बेसिक हम चेंज शिक्षा से हटते हुए अगर एक बात को हम देखें जी। यहाँ पर वचन पत्र के बाद जब कांग्रेस करती है या फिर मोदी की गारंटी के साथ बीजेपी ने अपने आप को चुनावी उसमें झोंक दिया है। यहाँ पर यह देखना जरूरी होगा कि सेंट्रल स्कीम्स जो कि केंद्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के लिए खास तौर से पहले करी गई हैं और कैसे अलग अलग डिपार्टमेंट से इनका रिफ्लेक्शन कैसे बीजेपी के वचन पत्र में भी आएगा। बिल्कुल। यहाँ पर ये जरूरी बहुत होगा क्योंकि हमने देखा कि पांचों के पांच धुरंधर जो अब मैदान में उतरे हैं, जो सांसद आए हैं, ये इनमें से 3 केंद्रीय मंत्री हैं। नरेंद्र सिंह तोमर एग्रीकल्चर मिनिस्टर रह चुके हैं और उसके बाद फिर प्रहलाद पटेल भी हैं, फग्गन सिंह कुलस्ते जी भी हैं। इन सब ने अपने डिपार्टमेंट में रहते रहते मध्य प्रदेश में किस तरह से सेंट्रल स्कीमों के एग्जीक्यूशन पे काम किया है। बिल्कुल। अब मोदी की गारंटी क्या है, हम इसका एनालाइजेशन करना शुरू करें। डबल इंजन की सरकार एक ऐसी गारंटी है जो मोदी जी पे काफी फोकस भी किया। अभी सीधी में जब वो मंच पे थे तो उन्होंने इसी बात को कई बार दोहराया भी कि डबल इंजन की सरकार कैसे राज्य को भी और केंद्र को भी बेनिफिट करती है। तो यहाँ पर हम ये जरूर देखेंगे कि एक सामंजस्य दोनों केंद्र और राज्य के बीच में बीजेपी गवर्नमेंट जो पहले से काम करती आई है उसके बीच में निर्धारित करने की कोशिश करी जाएगी। हालांकि बीजेपी को यहाँ पर बहुत संभल के ध्यान देना होगा क्योंकि इस बात पे भी फोकस जरूरी है कि बीजेपी ने जो लास्ट मिस्टेक्स अपने वचन पत्र और संकल्प पत्र के साथ करी थी उनको रिपीट ना करे। जब हम बात बीमारू राज्य के से एक बेमिसाल राज्य की करते हैं तो इस बात पे बहुत जरूरी फोकस बीजेपी को देना होगा कि किन किन ग्राउंड्स में अगर हम पिछड़े हैं तो उन ग्राउंड्स को फोकस करें। और यहाँ पर ये एक सजेस्टिव होगा, खैर अभी थोड़ी देर बाद हम सबके सामने वचन पत्र होगा आगे तो ये सजेशन देने के लिए बड़ा लेट है, बट हाँ ये जरूरी होगा कि बीजेपी ने जिन जिन कॉन्सेंट्रेटेड एरियाज में अपने आप में डिफीट खाई है उन एरियाज के लिए अलग से वचन पत्र आए। ये एक बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड चीज होगी क्योंकि पिछली बार भी जब महिलाएं एक बड़ा चुनाव में मुद्दा थी तो वो एक अलग उनके लिए वचन पत्र लेके आए थे। यहाँ पर किसानों से और आदिवासी ओबीसी समाज से भारी नाराजगी बीजेपी मध्य प्रदेश में झेल रही है क्योंकि जो भी पूरे घटनाक्रम हम लोगों ने देखे तो यहाँ पर इनको एड्रेस कैसे किया जाएगा इस पर फोकस अगर बीजेपी नहीं कर सकती तो चुनाव में उन्हें शिकस्त का सामना भी करना पड़ सकता है। विरोध और शिकस्त दोनों ही उनके हाथ लग सकती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी को फूक फूक कर कदम रखने की जरूरत पड़ेगी। शैलेंद्र मिश्रा शैली जी के पास जाऊंगी। जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि युवा जो है रोजगार को लेकर परेशान हैं और भारतीय जनता पार्टी के ये जो संकल्प पत्र है इसमें सुनने में भी आ रहा है कि एक परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की योजना पर काम किया जा रहा है। संकल्प पत्र में ये बात हो भी सकती है। तो क्या लगता है कि अगर ऐसी कोई स्कीम निकलती है तो युवाओं को साधने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब होगी? जी निश्चित ही धर्मिष्ठा जी, मुझे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जारी होने की प्रक्रिया चालू हो गई है जैसा कि हम सब देख रहे हैं और लोक लुभावन योजनाओं से भरपूर ये पत्र आ सकता है। और जैसे ही मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा था कि सत्ताधारी दल को रिपोर्ट कार्ड लाना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास जो संगठन है, जो टीम है और उनकी जो ज़मीनी पकड़ है, ये उसका उदाहरण है कि अभी हमने देखा कि संकल्प पत्र जारी करते वक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी ने पत्रकारों का भी अभिवादन किया। स्वयं मुख्यमंत्री जी ने आज नरक चौदस की जो पौराणिक कथा है उसको लेके भी उन्होंने सार्वजनिक किया कि भाई किस तरीके से ये जो आज का दिन है उसका क्या उद्देश्य होता है और क्या उसका मामला है। बिल्कुल बिल्कुल शैलेंद्र मिश्रा जी, आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। जेपी नड्डा जी संकल्प पत्र पर बात कर रहे हैं, हम सीधे ले चलते हैं आपको कुशाभाऊ ठाकरे
सेंटर, जहां पर जेपी नड्डा जी अब संकल्प पत्र पर बात कर रहे हैं। संकल्प पत्र जारी हो सकता है। डॉक्यूमेंट, इसकी महत्ता धीरे धीरे घटती गई है, क्योंकि राजनीतिक दलों ने पहले लुभाने का काम और बाद में भुलाने का काम किया है। वायदा करो और भूल जाओ और जनता को गुमराह करो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक अकेली वैसी पार्टी है जिसने इस डॉक्यूमेंट को अपना, जिसे कहा जा सकता है कि रास्ता, रोड मैप का जरिया बनाया है और उसको लेटर और स्पिरिट में इंप्लीमेंट करने का काम किया है। यह हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। आपको साथ में यह भी शेयर करना चाहता हूं कि संकल्प पत्र की हमारे यहां महत्ता इस बात से तय होती है कि जो सरकार हमारी आती है उसका यह काम होता है कि वह सब कमिटी ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स बना करके उन सारी चीजों को इंप्लीमेंट कराए और सभी मिनिस्टर्स की जिम्मेवारी होती है कि वो मैनिफेस्टो को या संकल्प पत्र को लेटर और स्पिरिट में इंप्लीमेंट करने के लिए उनके रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स काम करें। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि पार्टी की अपनी मॉनिटरिंग सिस्टम से समय समय पर हम उसको मॉनिटर करते हैं। इसलिए जब मैं ये आपसे चर्चा करता हूं तो मैं ये कह सकता हूं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के सुपरविजन में, चाहे एमपी का डेवलपमेंट हो, चाहे किसी और स्टेट का डेवलपमेंट हो, उसमें जो मूल बात होती है वो होती है गरीब कल्याण, और गरीब कल्याण के लिए एम्पावरमेंट ऑफ द पुअर। उसके लिए रिफॉर्म्स, ट्रांसफॉर्म एंड परफॉर्म। आप उसके लिए पॉलिसी में भी रिफॉर्म्स लाओ, कुछ चीजें बदलनी हो तो वो भी बदलो, और उसको अपने एक्टिविटी में लाओ। इस बात को हम हमेशा एम्फेसाइज करते रहे। और जब मैं सारी बातें आपसे कर रहा हूं, अभी थोड़ा सा इन्होंने इंडिकेशन किया हमारे शिवराज सिंह जी ने, लेकिन मध्य प्रदेश के इलेक्टोरेट के सामने मुझे इस बात को भी स्पष्ट करना है कि क्योंकि 20 साल भारतीय जनता पार्टी ने राज किया है, तो 20 इयर्स बिफोर मध्य प्रदेश कैसा था, ये आज की फर्स्ट जनरेशन जो है, वो आज की जो यंगर जनरेशन है, उसको शायद उसका अंदाजा भी नहीं है। वो जानते भी नहीं है कि किस तरीके का मध्य प्रदेश था। और इसलिए ये मेरी जिम्मेवारी हो जाती है कि आपके माध्यम से हमारी यात्रा, रोड मैप कैसी रही है, वो भी मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। इशारे के रूप में शिवराज जी ने रखा था, लेकिन उसको रूप देने के लिए अगर मैं इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात करूं, क्योंकि आप सब पत्रकार हैं, आप लोगों ने सारी चीजों को कवर किया है। 2003 में 0.61% ग्रोथ रेट थी इंडस्ट्रियल ग्रोथ की। टुडे द इंडस्ट्रियल ग्रोथ इज 24% ऑफ मध्य प्रदेश। यह है 20 इयर्स की यात्रा। अगर मैं फूड प्रोडक्शन की बात करूं तो फूड प्रोडक्शन हमारा 4 टाइम्स बढ़ा है। 2003 में हम 159 लाख मेट्रिक टन थे और आज हम 619 लाख मेट्रिक टन हो गए हैं। उसी तरीके से इरिगेटेड लैंड 2003 में 4,231 हेक्टेयर था जो इरिगेटेड लैंड थी, आज 16,283 हमारा हेक्टेयर इरिगेटेड लैंड है। मैं अभी रीवा के बाजार में शाम को गया था, तो मैंने उसकी रौनक देखी। मैं एक पब्लिक मीटिंग में जाना था, तो मैंने कहा ये रीवा तो बिल्कुल बदल गया, इसकी रौनक बाजार की। यू विल बी एस्टोनिश्ड टू नो कि सबसे ज्यादा मोटरसाइकिल परचेज देश में रीवा में हुआ है। दिस शोज दैट द परचेजिंग कैपेसिटी ऑफ द फार्मर्स कितनी बड़ी है। और जब मैं
संकल्प पत्र की बात करता हूं तो मैं इन बुनियादी बातों की बात करता हूं, और हमारी सीरियसनेस इन बातों से तय होती है कि 4000 स्क्वायर हमारे 1000 हेक्टेयर्स को आज हम 16,000 तक ले गए हैं। एग्रीकल्चर लोन कांग्रेस के जमाने में 16% पर मिलता था, आज 0% पे एग्रीकल्चर का लोन मिल रहा है। अब किसान के प्रति कौन समर्पित रहे हैं, ये अपने आप में इस बात की कहानी बताता है। अगर मैं बात करूं टोटल इनकम ऑफ द स्टेट, अब आपका इनकम 2003 में 71,594 करोड़ था, आज आपकी स्टेट की इनकम 13,20,000 आज आपकी लाख करोड़ आपकी इनकम है। अगर मैं पर कैपिटा इनकम बात करूं मध्य प्रदेश की, तो 2003 में 11,718 रुपए आपकी सालाना आपकी एवरेज इनकम थी। आज 2023 में हमारी इनकम एवरेज इंडिविजुअल 1,40,000 है। अगर मैं स्टेट बजट की बात करूं तो 14 टाइम्स स्टेट का बजट बढ़ा है, 23,000 करोड़ से बढ़कर के 3,14,000 करोड़ हो गया है। अगर मैं ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करूं तो वो 19 टाइम्स बढ़ा है। जिसकी बात शिवराज जी ने की, रोड कनेक्टिविटी की, मैं 20 साल पहले जब आया करता था और यहां से जबलपुर जाना पड़े या इंदौर जाना पड़े तो घंटों लगते थे। आज कनेक्टिविटी 60,000 किलोमीटर उस समय बना था, आज 5 लाख किलोमीटर की सड़क आपकी बनकर के तैयार हुई है। एनर्जी प्रोडक्शन में 5,000 मेगावाट्स आप प्रोड्यूस करते थे, आज 29,000 मेगावाट्स आप प्रोड्यूस कर रहे हैं। हेल्थ मेरा सब्जेक्ट रहा है। 2003 में आपके पास 5 मेडिकल कॉलेज थे, आज 30 मेडिकल कॉलेजेस हैं। आप समझ सकते हैं कि विकास के दृष्टि से किस तरीके से, और इसीलिए जब मैं ये सब कहता हूं तो मैं हमेशा कहता हूं वी बिलीव इन पॉलिटिक्स ऑफ रिपोर्ट कार्ड। आपको रुचि होगी जरूर, लेकिन हमारी रुचि ये है कि हम आपको बताएं कि हमारे को अगर आपने शासन में लाया तो हमने क्या करके दिया है, और ये रिपोर्ट कार्ड रखना ये भी हमारी इंपॉर्टेंट आयाम है। लेकिन इसके साथ साथ लास्ट माइल डिलीवरी, इस पर भी हमने बहुत जोर दिया है। इसलिए बेनिफिशियरी को कैसे पहुंच सके और हम अकाउंटेबल कैसे हो सके, इसकी चिंता भी हमने की है। जो कहा था वो हमने तो किया ही किया, फिर चाहे वो कस्टम हायरिंग सेंटर्स की बात हो, चाहे किसान मित्र योजना की बात हो, फिर चाहे वो हमारे एमपीज के कंट्रीब्यूशन, आज एमपी का जो कंट्रीब्यूशन है मध्य प्रदेश का ऑर्गेनिक में वो 40% है ऑर्गेनिक प्रोडक्शन में, एंड इट इज नंबर 1 स्टेट, नंबर 1 पर खड़ा है। आज आप सोयाबीन, चना, मसूर, तूर और उड़द, इसमें आप ऑर्गेनिक प्रोडक्शन में नंबर 1 पर है, और ऑर्गेनिक प्रोडक्शन में मस्टर्ड और मूंग और बीन्स में इसमें आप नंबर 2 पर हैं। ये आज एग्रीकल्चरल ग्रोथ की बात आई है जो आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। बहुत सी बातें मैं रख सकता हूं, लेकिन मुझे मालूम है कि आप सब लोगों को काफी इंतजार करना पड़ा है, इसलिए मैं उसमें ज्यादा समय नहीं लूंगा। लेकिन एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि हमने इरिगेशन की कैपेसिटी को तो डबल किया ही किया, मेनी टाइम्स मेनी फोल्ड हमने बढ़ाया ही बढ़ाया, लेकिन बुंदेलखंड रीजन को स्पेशली हमने केन बेतवा के नेशनल प्रोजेक्ट के साथ जोड़ करके उसको भी हमने आगे बढ़ाने का काम किया है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। हमारे यहां गर्ल स्टूडेंट्स को स्कूटी देना, 75% जिनको मार्क्स आए उनको 12th ग्रेड में कॉलेज में जाने के लिए सुविधा देना, ऐसे लगभग हमने 1 लाख स्टूडेंट्स को ये हमने स्कूटी प्रोवाइड की है। और उसी तरीके से रेजिडेंशियल स्कूल्स में की बेनिफिट उठाने वाले हमारे बच्चे 40,000 बेनिफिट उठा रहे हैं, 40,000 स्टूडेंट्स बेनिफिट उठा रहे हैं, ये हमारे सामने लक्ष्य रहा था। उसी तरीके से स्वागतम लक्ष्मी योजना, इसने मध्य प्रदेश के बर्थ रेट, एजुकेशन, ड्रॉपआउट्स में इंप्रूवमेंट यानी ड्रॉपआउट्स का कम होना और क्वालिटी एजुकेशन, इन सब चीजों को
एक बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ाने का काम किया है। हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर में तो बहुत फंड्स आपको दिए गए हैं, लेकिन साथ ही साथ हेल्थ की दृष्टि से यह प्रयास हुआ है कि हमारे पैरामीटर्स जितने भी हैं वो अच्छे हों और जन औषधि केंद्रों की भी संख्या बढ़ाई गई है। जो हमने नहीं कहा था वो भी हमने करके दिया है और वो मैं आपके सामने ऑन रिकॉर्ड लाना चाहता हूं। हमने नहीं कहा था कि हम कंट्रीज का, देश का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस नर्सिंग और मिडवाइफरी में बनाएंगे, लेकिन 65 करोड़ रुपीस खर्च करके शिवराज सिंह जी की सरकार ने इस काम को आगे बढ़ाने का काम किया है। उसी तरीके से फर्स्ट मेडिकल एजुकेशन हिंदी में देने का काम यह भी मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। और इसी तरीके से जो जिसके बारे में सीएम राइज की बात इन्होंने कही, 6,300 करोड़ का फंड रख करके इसको भी बढ़ाने का काम और इसको भी आगे बढ़ाने का काम किया है। और 4 इन्वेस्टमेंट कॉरिडोर्स, भोपाल इंदौर, भोपाल बीना, जबलपुर कटनी सतना और सिंगरौली और मुरैना ग्वालियर शिवपुर और गुना, ये 4 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, ये भी हमने कभी अपने संकल्प पत्र में नहीं कहा था, लेकिन इसको भी हमने आज एक पूरा करने का काम किया है। लाडली लक्ष्मी योजना, इसने बच्चियों का जो विकास किया वो तो किया ही किया, लेकिन लाडली लक्ष्मी बहना योजना ने आज उसमें भी बहुत बड़ा अंतर लाने का काम किया है और एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड एम्पावरमेंट ऑफ गर्ल चाइल्ड, इसके बारे में विशेष करके ध्यान दिया गया है। आज मैं फख्र के साथ कह सकता हूं कि आपका सेक्स रेशियो 956 पर 1000 है। ये हमारा सेक्स रेशियो बना है और हम एक अच्छी छलांग लगा करके हमने इसको हासिल किया है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, इसको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ जोड़ करके ने आते ही अपने भाषण में सबसे पहले दूसरे दलों पर निशाना साधा है। आपने भी सुना है, उन्होंने कहा है कि काम की गारंटी मतलब मोदी की गारंटी और गारंटी पूरी होने की गारंटी। साथ ही उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी, मतलब साफ है कि मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है। जेपी नड्डा ने आते ही सबसे पहला निशाना साधा है दूसरे राजनीतिक दलों पर। इसी विषय पर चर्चा के लिए शैलेंद्र मिश्रा जी के पास जाऊंगी सीधे। शैलेंद्र मिश्रा जी, जैसे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि हम रिपोर्ट कार्ड पेश करें, जैसे कि थोड़ी देर पहले हमारी चर्चा भी हुई थी कि भारतीय जनता पार्टी को रिपोर्ट कार्ड लेके आना चाहिए, घोषणा पत्र लेकर नहीं आना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ उसे रिपोर्ट कार्ड कह दिया है, क्या कुछ कहेंगे इस पर आप? देखिए धर्मिष्ठा जी, भारतीय जनता पार्टी की बुद्धिमत्ता और उनकी अलर्टनेस का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है, और मैं तो देश न्यूज़ चैनल को बधाई देता हूं कि आपकी लाइव डिबेट पे भी भारतीय जनता पार्टी की नज़र है जी। और जैसा कि मैंने चर्चा की शुरुआत में कहा था कि जिस राजनीतिक दल की सरकार लगातार जिस प्रदेश में रहती है तो उन्हें चुनाव के नज़दीक आते हैं अपना रिपोर्ट कार्ड लाना चाहिए। बिल्कुल। और बिल्कुल ही देखिए, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने भाषण की शुरुआत ही रिपोर्ट कार्ड से की है, तो इससे ये तो हम सब समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कितनी अलर्ट है। बिल्कुल। और वचन पत्र जो उनका विजन डॉक्यूमेंट है उसको लाने के साथ में अभी जिसकी शुरुआत अभी उन्होंने की नहीं है जी। लेकिन उन्होंने रिपोर्ट कार्ड की बात की और उन्होंने तमाम योजनाएं जो जिनका क्रियान्वयन उनकी सरकार द्वारा किया गया है, साथ ही उन्होंने कहा कि संगठन का काम होता है नजर रखने का। बिल्कुल। और जो सरकार होती है, जो ऑफिस बियरर्स होते हैं, उनका काम होता है कि जो भी विजन डॉक्यूमेंट की जो भी बातें हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन हो, जमीन तक वो चीजें और उस योजनाओं का लाभ जो है सीधे जनता तक, नागरिकों को मिले। बिल्कुल। तो उन्होंने कई सारी बातें गिनाई हैं, वो कॉमन बातें हैं, हम उन्हें क्या गिनाएं। सड़कों का जाल मध्य प्रदेश में बिछा है, सभी देख रहे हैं। लाडली बहना और लाडली लक्ष्मी, शिवराज जी के ये जो 2 मास्टर स्ट्रोक हैं धर्मिष्ठा जी, ये कहीं ना कहीं बीजेपी और शिवराज जी का जो जनता से कनेक्शन है वो इसको बहुत नजदीक लेके जाते हैं। बिल्कुल। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पॉलिटिकल प्लेयर हो गई है देश के अंदर जो ग्राउंड के अंदर कोई कोना नहीं खाली छोड़ना चाहती है। जैसा कि हम लोग समझ पाते हैं, छोटे छोटे मुद्दे हों, छोटे छोटे विषय हों, छोटी छोटी बातें हों, उनको नज़दीकी से समझना, उनका अध्ययन करना और जनता आखिर क्या सोच रही है, जनता की फेज माइंड रीडिंग करना, और समाज के जो लोग हैं, विश्लेषक हैं या अन्य पत्रकार लोग हैं या बुद्धिजीवी वर्ग है,
उनके बीच में क्या चल रहा है, बीजेपी इसको बहुत अच्छे से भांप पा रही है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि भाप पा रही है। भारतीय जनता पार्टी की नजर छोटे छोटे मुद्दों को भी भारतीय जनता पार्टी कैच करती है और उन पर बात करती है, उन समस्या को सुलझाने की कोशिश करती है। जैसे जेपी नड्डा जी ने अभी मध्य प्रदेश सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई है। इसी के साथ मैं विलक्षण जी के पास जाऊंगी। विलक्षण जी, आपने भी सुना है जेपी नड्डा जी ने क्या कहा है। जहां तक मैंने नोटिस किया, उन्होंने कहा, इशारों इशारों में बताया उन्होंने साफ साफ कि कांग्रेस जो है किसानों की हितैषी है या भाजपा कांग्रेस किसानों की हितैषी, इस पर भी उन्होंने प्रकाश डाला है। आपने सुना होगा, क्या कुछ कहेंगे इस पर आप? देखिए क्या है, मैं इन जनरली एक क्रिटिकल नज़र रखता हूँ जी तो सबसे पहले तो एक चीज़ उन्होंने जहाँ तक अपने डॉक्यूमेंट्स और को प्रेजेंट करने से पहले जो स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड किए हैं, इन स्टैटिस्टिक्स से बात करने से समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से विकास को यहाँ पर मुद्दा बनाना चाहती है। बिल्कुल और इसका रिफ्लेक्शन हमें वचन पत्र में भी मिलेगा। हालांकि अगर अपन इसे एक थोड़ी क्रिटिकल नज़र से देखें तो जो एक नॉर्मल आदमी आज गली गली में और एक गांव में जो एक सवाल पूछ रहा है, वो ये कह रहा है कि ठीक है, आप 18 साल सरकार में रहे, लेकिन 18 साल में देश में भी बहुत बड़े बदलाव आए हैं, इकोनॉमिक वे में भी और मध्य प्रदेश में भी बदला है। अब एक कंपैरिजन उस इकोनॉमी में रह रहे उस राज्य में 2003 में और आज में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल। तो क्या ये ज्यादा बेहतर नहीं होगा कि उन स्टैटिस्टिक्स पे ज्यादा ध्यान दिया जाए कि पहली बार जब भाजपा सरकार आई थी उससे भाजपा ने अभी तक करंटली क्या क्या डेवलपमेंट्स करे? बिल्कुल बिल्कुल ये ज्यादा बेटर कंपैरिजन होगा बनस्पत इस बात के कि 2003 के पहले की स्थिति क्या थी, क्योंकि यहाँ पर ये चीज रेलेवेंसी में देखी जाएगी कि नेशनली जो एक इकोनॉमी बहुत जबरदस्त बूस्ट करी है 2014 के बाद से, और उसके बाद एक बीच में रिसेशन आने पर भी जो एक इकोनॉमी ने एक अच्छा होल्ड 2008 और 9 में हमारे ऊपर रखा है, इससे भी एक तरीके का कंपैरिजन इफेक्ट स्टेट के ऊपर पड़ता है। बिल्कुल। हालांकि इस मामले में मैं एक मध्य प्रदेश को थोड़ा सुखी मानता हूं और यहाँ के लोग नर्मदा का पानी पीते हैं, निर्मल है, तो वो लोग ज्यादा अच्छे तरीके से ये बात को समझते हैं, क्योंकि बनस्पत और राज्य भी थे जिनके अंदर शायद भाजपा रही हो नहीं रही हो, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट उनको भी यही सेम मौका मिला और आज भी वो एक बीमारू राज्य है। जैसे हम बिहार की बात कर लें, यहाँ पर उन्हें पिछड़े राज्यों में गिना जा रहा है। यूपी में आज भी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाया, बहुत चीजें पीछे छूट रही हैं, लेकिन गुड थिंग इज कि मध्य प्रदेश में जब जब भी इकोनॉमी के साथ बढ़ने की बात आई तो मध्य प्रदेश साथ साथ बढ़ता रहा। बिल्कुल। अब यहाँ पर क्रिटिकली अगर स्टैटिस्टिक्स को एनालाइज किया जाए तो रेलेवेंसी उनकी कितनी है ये जनता डिसाइड करेगी। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर भाजपा को ये भी समझना पड़ेगा कि मैं नंबर से बात करना आसान है, लेकिन नंबरों को समझना मुश्किल और नंबरों को उससे ज्यादा समझाना मुश्किल। बिल्कुल। अगर मैं आपको कहूं कि देश अच्छी तरीके से बढ़ रहा है, हमने फलाना 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 स्टार्ट्स और इतने ग्रोथ परसेंटेज दिए, तो आप भी एक क्रिटिकल आई लेके उस बात पे ज्यादा अच्छा बिलीव नहीं करेंगी, क्योंकि बहुत फेमस जोक चलता है। बोले आप बैंगलोर में एक कॉलेज है, बोले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आप उस पे ज्यादा रिलाई करोगे कि गवर्नमेंट लॉ कॉलेज या गवर्नमेंट की कोई एक बैक्ड इंस्टीट्यूशन में आपका किस पे ज्यादा भरोसा रहेगा? एक जिसके नाम में साइंस है या एक जिसके नाम में गवर्नमेंट है? तो यहाँ पे जन भी यही पूछ रहा है कि बेटर हमारी स्थिति बीजेपी के आने के बाद हुई है या हमारी स्थिति बेहतर अब जाके और होगी? बिल्कुल बिल्कुल विलक्षण जी, सही कहा आपने। इसी सवाल के साथ में शैलेंद्र मिश्रा जी के पास जाऊंगी कि जनता नोटिस कर रही है, जनता मतदाता जो है इस बार का मध्य प्रदेश का मतदाता मौन है। हालांकि वो जान रहा है कि कौन सी पार्टी है जो उनका विकास करेगी और कौन सी पार्टी उन्हें फिर से चलने वाली है, ये देखेंगे। लेकिन उससे पहले संकल्प पत्र जारी कर रहे हैं जेपी नड्डा जी, सीधे ले चलेंगे उस समय हम आपको जहां से संकल्प पत्र जारी हो रहा है जेपी नड्डा जी का। उसके पहले मैं शैलेंद्र मिश्रा जी से अपनी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी। जैसा कि मैंने उनसे सवाल पूछा था कि जिस तरह के मामले सामने आ रहे हैं और आगे वचन पत्र संकल्प पत्र की जो बात नहीं करें, संकल्प पत्र में जो जो शामिल होने वाला है, जो सुविधाएं देने वाली है सरकार, और 101 गारंटी कांग्रेस ने दी है, भारतीय जनता पार्टी कितनी गारंटी के साथ में आने वाली है और जनता किसके ऊपर भरोसा करती है? मतदाता जो है मौन है, लेकिन वो जानता सब कुछ है। इसी पर मैं आपकी राय चाहूंगी। देखिए, निश्चित ही मध्य प्रदेश का नागरिक अब बहुत समझदार हो चला है जी, और क्योंकि बार बार ग्रोथ की बात हो रही है और अभी विलक्षण जी ने भी कहा हम लोग क्रिटिकल नज़र रखते हैं और रखना भी चाहिए जी। अब तो देखिए क्या होता है कि आईना दिखाते हैं तो कई बार लोगों को बुरा लग जाता है,
लेकिन अब क्योंकि इतनी महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है तो उसको गंभीरता से आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल। देखिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 2003 के बाद लगातार काम करने का मौका मिला है जी। और अभी वर्तमान में भी उन्हीं की सरकार है। केवल बीच के अगर हम 1.5 वर्ष हटा दें जिसमें कांग्रेस आई थी 18 में, तो उसके अलावा इसमें ये गौर करने वाली बात है कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने की बातें तो बहुत हुई हैं जी। और भी अन्य क्षेत्रों में हुई हैं, चाहे सड़कों का जाल हो। एक बात ये स्पष्ट रहना चाहिए कि केवल मध्य प्रदेश में विकास नहीं हुआ है, विकास पूरे देश में हुआ है। और 2003 के बाद भारत में जिस तरीके से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए काम किए गए, केंद्र में जब प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व की जब सरकार, कांग्रेस की यूपीए की सरकार थी, और मनमोहन सिंह जी बड़े बुद्धिमान और अर्थशास्त्री व्यक्ति हैं, उनका लोहा न केवल भारत में है बल्कि पूरे विश्व में है। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कई बार व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलते रहे हैं। तो उस दौरान एक ऐसा वक्त भी आया था धर्मिष्ठा जी, जब पूरी दुनिया में आर्थिक तंगी का दौर था, लेकिन उस दौरान भी भारत में आर्थिक तंगी मनमोहन सिंह जी ने नहीं आने दी। और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामलों में जिस तरीके से रफ्तार उस वक्त पकड़ी देश ने जी। और उस दौरान मध्य प्रदेश के हिस्से में भी बहुत बड़े हिस्से में पैसा आया। बिल्कुल। वर्तमान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ उस वक्त केंद्र में मंत्री थे और भी अन्य लोग मध्य प्रदेश के कोटे से वहाँ मंत्री थे। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है, मुझे लगता है कि इस बात को सार्वजनिक करने में कोई भी संकोच नहीं होना चाहिए। उन 10 वर्षों की यूपीए सरकार ने भेदभाव की स्थिति को बहुत सीमित रखा मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश की तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार को तमाम तरह का सहयोग किया, और जिसको लेकर खुद कांग्रेस पार्टी का जो स्टेट विंग था है मध्य प्रदेश का, उसने उस वक्त कई तरह की शिकायतें अपने केंद्रीय नेतृत्व को भी की। लेकिन उस वक्त की शिकायतों को कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व में दरकिनार किया गया, और विकास के दृष्टिकोण से जो मध्य प्रदेश की सहायता होना चाहिए थी वो लगातार की है। अब क्योंकि एफडीआई बहुत बड़ा विषय है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिससे बहुत बाजार में पैसा आया। मैं इकोनॉमी का बहुत बड़ा जानकार नहीं हूँ, लेकिन जितना जानता हूँ तो वर्तमान में एक अच्छी बात जो मुझे नज़र आती है वो ये है कि छोटे छोटे विषयों को भी बीजेपी जो है बहुत सीरियसनेस से ले रही है। और हालांकि विजन डॉक्यूमेंट लाने में लेट हो गई है बीजेपी, लेकिन वो उनकी अपनी स्ट्रेटेजी है। और अभी मतदान को केवल 6 दिन रह गए हैं और कल सबसे बड़ा त्यौहार दीपावली का त्यौहार है। तो मुझे लगता है कि अब इस पटाखों के शोर में जो बीजेपी का जो विजन डॉक्यूमेंट है वो कितना जनता तक पहुंच पाएगा, और मुझे लगता है कि जनता तक ले जाने के लिए बीजेपी के पास बहुत सारे विषय हैं नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो उन विषयों पे काम कर रहे हैं। और अब 4-5 जो कॉमन बातें हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी हटाना, रोजगार उपलब्ध कराना, मिडिल जो वर्ग है, मध्यम वर्ग, उसको कैसे राहत देने का प्रयास वर्तमान की सरकार करेगी। क्योंकि ये जो पाया है मध्यम वर्गीय पाया, ये सबसे ज्यादा इस वक्त दबा हुआ है बोझों से। और एक मध्यम परिवार से हम भी आते हैं, मैं खुद की बात कर रहा हूं, तो उसमें उनको क्या राहत सरकार देने वाली है। क्योंकि देखिए, योजनाएं तो गरीब वर्ग के लिए बन रही हैं, जिसमें फ्रीबीज की हम लोग बात करते हैं, और उनको सशक्त करने के लिए तमाम जो राज्य और केंद्र सरकारें हैं वो लगातार काम करती हैं। और मेरा मानना ये है कि इतने लंबे वक्त तक अगर किसी को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है तो साथ में उसका कुछ क्वालिटी डेवलपमेंट के लिए भी उसको मतलब आगे कुछ करना चाहिए, कि जिससे कि व्यक्ति आत्मनिर्भर बने, जिसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी बात करते हैं। और कई बार हमने धर्मिष्ठा जी देखा है कि लोग उदाहरण देते हैं अमेरिका का और अन्य विदेशों का, जिसमें बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। तो बेरोजगारी भत्ता वहाँ का पॉपुलेशन देख लें, उस हिसाब से दिया जाता है, और वो भी आखिर में सरकार ही दे रही है, तो जो टैक्स जो इनकम होती है उसी से देती है। भारत में टैक्स देने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या अभी विगत कुछ वर्षों से बढ़ रही है। पहले टैक्स के मामले में लोग उदासीन रहते थे, उसके कई सारे मापदंड हैं। तो मुझे लगता है कि कोई भी सरकार हो, चाहे वो बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो या किसी अन्य की, वो अगर जो एक ऐसा तबका है जो जिसको आवश्यकता है मदद की, आर्थिक मदद की, उसे बिल्कुल देना चाहिए। लेकिन साथ में मध्यम वर्ग और नीचे तबके के लोगों के लिए
अगर आप एम्प्लॉयमेंट कम दे पा रहे हैं या रोजगार के सुनहरे अवसर नहीं खड़े कर पा रहे हैं, तो आत्मनिर्भरता जो है वो धीरे धीरे समाप्त होना चाहिए बिल्कुल। सरकार के प्रति। बिल्कुल मतलब खुद आदमी को अपना आत्मनिर्भर डेवलपमेंट होना कैसे चाहिए, करना लेकिन चाहिए। सरकार के प्रति जो उनकी आत्मनिर्भरता है वो खत्म होनी चाहिए। बिल्कुल सही, निर्भरता नहीं होनी चाहिए किसी निर्भरता, और के सॉरी पर। माफ कीजिए, बिल्कुल निर्भरता बिल्कुल बिल्कुल समाप्त सही होना कहा चाहिए। आपने। विलक्षण जी, आपके पास आऊंगी। जैसा कि लाडली बहना योजना को गेम चेंजर माना जा रहा है मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए, यहाँ पर संकल्प पत्र में लाडली बहनों को पक्के मकान देने की घोषणा भी की गई है। तो क्या कुछ असर पड़ेगा लाडली बहनाओं पर महिला मतदाताओं को साधने में? हालांकि इस दौरान ये भी देखा गया था कि महिला आरक्षण बिल जब आया था तो कयास लगाए जा रहे थे कि महिलाओं को जो सीटें हैं वो अधिक वितरित की जाएगी, लेकिन महिलाओं का आंकड़ा बिल्कुल उतना ही रहा जितना माथे पे बिंदी होती है। बस दोनों ही पार्टियों ने इतनी ही सीटें उन्हें दी है। ऐसे में ये जो पक्के मकान वाली घोषणा की गई है, ये कितनी गेम चेंजर होने वाली है भारतीय जनता पार्टी के लिए? देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा था, आप अगर ध्यान देंगे तो बहुत सारी केंद्र की योजनाओं का रिफ्लेक्शन आपको इस वचन पत्र में मिलेगा, और यही एग्जैक्टली हुआ। पीएम आवास योजना के अंदर हर गरीब को घर देने और संबल देने की बात कही गई थी, बस इसको यहाँ फोकस्ड कर दिया गया है और महिलाओं के लिए देखा गया है। हाँ, ये जरूर एक इम्पॉर्टेंट इशू है मध्य प्रदेश में कि गांव-गांव में कच्चे मकान एक बड़ा इशू बन जाते हैं, और देयर इज अ सेइंग यहाँ पे मध्य प्रदेश में कही भी जाती है कि मुझे सब चाहिए, लेकिन मुझे घर कभी कच्चा नहीं चाहिए। बिल्कुल, घर एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है, और महिलाओं को साधने के लिए ये एक अच्छी पहल है। हालांकि इसको अगर हम, और क्योंकि अब धीरे धीरे इनपुट्स आते जा रहे हैं, बुलेट्स पॉइंट पे हम वर्क करते जा रहे हैं, और जैसे जैसे आपके चैनल के द्वारा अपडेट भी हमें लगातार मिल रही है, ये देखिए कि यहाँ पर किसानों की बात जब हम कर रहे थे, महिलाओं से अब मैं किसानों की तरफ एक बार आपका फोकस ध्यान लाना चाहूंगा। तो तेंदुपत्ते का जो वचन पत्र कांग्रेस ने लाई थी कि 4000 प्रति मानक में ही मिलेगा, उसी का रिपीटेशन हमें यहाँ पर एक बार बीजेपी की तरफ से मिला। हालांकि धान और गेहूं की खरीदी में 100 और 150 रुपए की बढ़ोतरी हमें देखने को मिली है। ये एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। इसलिए मास्टर स्ट्रोक है क्योंकि अभी चल रहा है सोइंग सीजन। अब सोइंग सीजन में ये इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। जो एक तरफ एक पॉलिसी है तेंदुपत्ते वाली, जो दोनों पार्टी सेम कर रही हैं, ये ओबीसी को साधने के लिए है। वहीं ऑन द सेम उसका फोकस वैसे ही रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन जो तेंदुपत्ते का करती है वो एक सर्टेन कैटेगरी, एक सर्टेन जाति को ही मोस्टली बिलोंग करती है, ऐसा स्टेटिस्टिक्स कहते हैं। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि आम किसानों को लुभाने के लिए लास्ट मिनट का गेम यही करा गया है, और यहीं पर बीजेपी ने अपने बढ़ा दिए हैं कि इतना अमाउंट हम ज्यादा देंगे, और ये एक सबसे बड़ा इनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि ये एक क्लियर कट चेंज है। किसान कभी भी अपनी लॉयल्टी को क्वेश्चन नहीं करता, लेकिन किसान उसी तरफ चलता है जिस तरफ उसको बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। तो उन्होंने फोकस ही वहीं रखा। उन्होंने कांग्रेस के वचन पत्र में जो वादे किए गए थे उससे बढ़ोतरी अमाउंट के लिए यहाँ पर उन्होंने बेनिफिट दिया है। 3100 रुपए क्विंटल हो, 3100 रुपए पे धान की और गेहूं की खरीदी होगी, 2700 रुपए पे शायद होगी। मैं अभी थोड़ा एग्जैक्टली फिगर्स नहीं देख पा रहा हूँ, उसके लिए मुझे क्षमा करें, बट यहाँ पर एक मास्टर स्ट्रोक है। हालांकि अभी तक मैंने संकल्प पत्र पूरा पढ़ा नहीं है, बट मैं चाहूंगा कि बीजेपी एक चीज बहुत बड़ा इशू है इंपॉर्टेंट, जो मध्य प्रदेश में मिडिल क्लास और महिलाओं को सबसे ज्यादा कर रहा है। आपने एक चीज ध्यान दी होगी, कोविड के बाद मेडिकल बिल और मेडिकल बिल को चुकाने के लिए जो लोन लिए गए हैं, इसको आज भी मध्य प्रदेश की जनता को झेलना पड़ रहा है। बिल्कुल। आपने बहुत ध्यान दिया होगा कि भोपाल के आसपास के भी जो घटना हुई है, जहां पर एक परिवार ने कलेक्टिव सुसाइड करा था क्योंकि वो लोन के कर्ज के उसमें दबते गए थे। ये पोस्ट कोविड है। बिल्कुल। यहाँ पर मिडिल क्लास को साधने के लिए दोनों पॉलिटिकल पार्टीज अपने रूप में अगर संशोधन लाएंगे, ऑफ कोर्स ये भी मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि कांग्रेस बीजेपी का वचन पत्र संशोधित सुनने के बाद अपने अंदर भी कुछ संशोधन लाएगी, या एडिशनल वचन पत्र भी आएंगे। इसमें दोनों पार्टीज को एक फोकस एरिया पे जरूर ध्यान देना चाहिए, वो ये है कि कोविड के बाद जो निम्न क्या कहते हैं जब्ती के लोग हैं, जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, इन पर कर्जे का बोझ बहुत ज्यादा रहा है, मेडिकल बिल्स, दवाइयां, और उस समय लॉस ऑफ बिजनेस की वजह से। अगर इसको पार्टीज एड्रेस कर सकती हैं तो मैं समझता हूं ये साथ में भला भी होगा, और पार्टी एक तरफा पर्टिकुलर सेगमेंट को साथ में ले जाएगी जो गाँव में भी है और शहरों में भी है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। शैली जी, आपके पास आऊंगी मैं। जैसा कि अभी बात कर रहे थे हम, लाडली बहनों के साधने की कवायद की गई, साथ ही यहाँ पर 2 नए एयरपोर्ट रीवा और सिंगरौली में बनेंगे, इसकी भी घोषणा की गई, और जबलपुर में, ग्वालियर में मेट्रो ट्रेन देने की भी घोषणा की गई संकल्प पत्र के अंदर। क्या कुछ असर देखने को मिलेगा यहाँ पर? साथ ही उन्होंने हर ब्लॉक में ITI खोले जाने की भी घोषणा की है, और 6 नए एक्सप्रेस वे बनाए जाने की भी घोषणा की है।
इन घोषणाओं का क्या असर मतदाताओं के मन पर पड़ने वाला है? क्या मतदाता ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये घोषणाएं जो है, संकल्प जो है, भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेस की तरह इलेक्शन को देखते हुए लाई है, हमारे हित के लिए नहीं है? क्या लगता है, क्या कुछ असर जनता पर देखने को मिलेगा इस संकल्प पत्र का? अब देखिए धर्मिष्ठा जी, मुझे लगता है कि जो मतदाता है और जो नागरिक हैं, वो एक बड़ी आबादी ऐसी है जो इतना डीप एनालिसिस नहीं करती है। अब क्योंकि विजन डॉक्यूमेंट बीजेपी का आया है और जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो इसमें जो सेम बातें हैं जो कांग्रेस का वचन पत्र, अब कांग्रेस के साथ मैं दुर्भाग्य कहूंगा कि जिस दिन उनका वचन पत्र जारी हो रहा था उस दिन मंच से उनके यहाँ कुछ ऐसी स्थिति बन गई कि कांग्रेस अपना जो वचन पत्र लेकर आई पिछले महीने, वो उसको सही ढंग से प्रस्तुत नहीं कर सकी। और आज हम जैसा देख रहे हैं, बीजेपी का जो विजन डॉक्यूमेंट आया है, वचन पत्र, हालांकि ये पूरा भी हमारे पास नहीं आया लेकिन हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो उसमें देखिए आवास का अधिकार कांग्रेस ने भी बोला, बीजेपी भी आवास का अधिकार बोल रही है, स्वास्थ्य का, भोजन का कांग्रेस ने भी अपने डॉक्यूमेंट में स्पष्ट किया है। और जिसमें खासकर हम आवास की बात कर रहे हैं, लाडली बहनों की बात कर रहे हैं, तो उसमें उन्होंने, कांग्रेस ने, हालांकि मैं केवल कांग्रेस का एक पॉइंट रेस करने के लिए पढ़ रहा हूँ कि आवासहीन परिवारों का पुनः सर्वे कराएंगे व ग्रामीण क्षेत्र में नई आबादी घोषित कर भूखंड आवंटित करेंगे। और इसके अलावा 600 फीट का घर देने की बात कही है। इसके अलावा स्वच्छ जल और न्यूनतम आय का अधिकार, देखिए कांग्रेस ने भी न्यूनतम अधिकार की बात की है। साथ में कांग्रेस ने शिक्षा का अधिकार की भी बात की है। और लगभग इन्हीं चीजों से मिलता जुलता जो विजन डॉक्यूमेंट है, चाहे तेंदुपत्ते की बात हो, अब आपने एयरपोर्ट का प्रश्न किया, 2 जगह एयरपोर्ट बन रहे हैं, तो देखिए एयरपोर्ट और जो ये फ्लाइंग फैसिलिटी है, इसमें एक बात जो सोचने वाली भी है और तकनीकी पहलू भी है कि फ्लाइंग के लिए आप एयरपोर्ट बना दें, लेकिन वहाँ पर जो नागरिकों की जो संख्या है और जो हवाई जहाज से सफ़र करने वालों की जो संख्या है पैसेंजर्स की, वो उस पर डिपेंड करता है। कि हमने देखा भोपाल से भी कई बार, राजधानी है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, लोकल स्टेट में हवाई यात्राएं शुरू की गई, चाहे वो ग्वालियर के लिए हो चाहे अन्य जगह के लिए हो, तो उसमें कितना लाभ एयरलाइंस कंपनीज को मिलता है। और कई बार ट्रैफिक कम होने के कारण वो एयरलाइंस अपनी सेवाएं भी बंद कर देती हैं। तो ये तो भविष्य की बातें हो गई। मेट्रो की बात है, अभी तो राजधानी भोपाल में मेट्रो नहीं आ पाई है, इंदौर में नहीं आ पाई है, हालांकि उसकी औपचारिकताएं कर दी गई हैं, लेकिन ये सब आबादी से जुड़े मामले हैं और आबादी को फैसिलिटी है। तो कमर्शियल अगर ट्रांसपोर्ट की बात की जाती है, तो चाहे वो बीजेपी की गवर्नमेंट हो या कांग्रेस की गवर्नमेंट रही हो, कमर्शियल ट्रांसपोर्ट के मामले में हमारा मध्य प्रदेश मुझे तो पिछड़ा हुआ नजर आता है। आज भी ट्रैफिक की जो व्यवस्था है, चाहे वो राजधानी भोपाल हो या अन्य जगह की हो, बहुत खराब स्थिति में है। नगर सरकारों की जो बेरुखी है अपने शहर और प्रदेश के प्रति, वो भी हमको साफ नजर आती है। विजन डॉक्यूमेंट पे आ जाते हैं, मुद्दे से नहीं भटकते हैं वापस, लेकिन ये बातें भी गिनाना बहुत आवश्यक है कि मुझे लगता है कि दोनों का जो विजन डॉक्यूमेंट पेपर है, चाहे कांग्रेस पार्टी का हो चाहे बीजेपी का हो, वो लगभग सेम है। और देखिए एक लिमिटेशन होती है, आप कब तक कितनी कैसी योजनाएं लाने की बातें कर रहे हैं। और एक आरोप लगता आया है बीजेपी के ऊपर इवेंट मैनेजमेंट का, तो मुझे लगता है बीजेपी को अब इससे बचना चाहिए और उनको उनके जो ऑलरेडी जो योजनाएं चल रही हैं और ऑलरेडी जो लोगों को सुविधाएं देने की बात की जा रही है, उनकी मॉनिटरिंग होना चाहिए। पीडीएस का एक बड़ा विषय है, पीडीएस का सिस्टम सुधारने की बात की गई है और समय के साथ सुधरा भी है। और कई सारी, जैसा भी विलक्षण जी ने कहा, योजनाएं तो कई सारी ऐसी हैं जो केंद्र की हैं, उन्हीं का इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से होता है, कुछ के नाम बदल दिए गए हैं। गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ का जो मध्य प्रदेश का जो मुख्य विपक्षी दल है, अब वो इस कांग्रेस आपका जो विजन पेपर है, खुद का विजन डॉक्यूमेंट, और बीजेपी का जो विजन डॉक्यूमेंट है, उसमें कंपैरिजन करके और जनता के बीच में अपना पक्ष किस तरीके से रखेगा। मध्य प्रदेश में चुनाव चालू है, आदर्श आचार संहिता लगी है, इलेक्शन कमीशन की अंडरटेकिंग में पूरा स्टेट है और महज अब 5 दिन बचे हैं, 6 दिन मतदान के लिए। तो ऐसे में मुझे लगता है बहुत शार्प गेम जो है वो बीजेपी ने खेला है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी 4 महीने पहले घोषणा करके एक बड़ा जो मास्टर स्ट्रोक खेला है लाडली बहना वाला। जैसे पूर्व में भी आपके चैनल में चर्चा हुई थी, एक वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने कहा था कि कांग्रेस किसानों के कंधों पर
पैर रख के सत्ता में आई थी जी किसान कर्ज माफी को लेकर, तो क्या भारतीय जनता पार्टी भी मध्य प्रदेश में बहनों का सहारा लेके लाडली बहना योजना के चलते, जिसमें करोड़ों 1 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को लाभ देने की बात की जा रही है, तो मुझे लगता है कि ये अब टोटल जो इलेक्शन है मध्य प्रदेश का 2023 का, ये मध्य प्रदेश के मतदाता के दिमाग में बैठा हुआ है। और हमने देखा है कि मतदाता बहुत शार्प होता है, और जब वो वोट कास्ट करने जाता है तो धर्मिष्ठा जी वही 5 और 10 मिनट होते हैं जब मतदाता सोचता है, दिमाग लगाता है और वोट कास्ट करके आता है। बिल्कुल बिल्कुल तो सही कहा। मेरा मानना यह है कि जो भी योजनाएं हैं, आप प्रशासनिक व्यवस्था की हम बात नहीं कर पा रहे हैं अभी क्योंकि विजन डॉक्यूमेंट की बात हो रही है। बिल्कुल मध्य प्रदेश में जो अफसरशाही पिछले 1.5 दशक में जो हावी हुई है, जी और खासकर भाजपा की सरकार पर हुई है, हम लोगों का प्रतिदिन पाला पड़ता है अधिकारियों से और वल्लभ भवन के लोगों से और अन्य डिपार्टमेंट के लोगों से। व्यवहारिकता का पार्ट हटा दीजिए, तो वहाँ पे जो अकाउंटेबिलिटी है अधिकारियों की, हमने देखा पूर्व में कई भाषणों में शिवराज जी ने कहा कि शब्द थोड़े उनके अलग थे, संभल जाओ, समझ जाओ, बिल्कुल बिल्कुल मैं कार्रवाई करूंगा, अपराधियों को लेकर उन्होंने कहा जमीन में गाड़ दूंगा। तो बहुत सारी बातें, मुझे लगता है कि प्रशासनिक व्यवस्था के लेकर भी चर्चा होना चाहिए, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन जो है गवर्नमेंट की जो सोच है उसको जनता तक ले जाने में जो बड़ा रोल है वो एडमिनिस्ट्रेशन का है। बिल्कुल तो सही कहा आपने। डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें, बहुत सारी बातें हैं। तो अभी विजन डॉक्यूमेंट में जो महत्वपूर्ण बातें हैं, लोक लुभावनी बातें जो हैं धर्मिष्ठा जी, जी वो उसका कितना इम्पैक्ट माइंड पे होने वाला है, मुझे नहीं लगता। ये दिवाली के शोर में जो पटाखे फूटेंगे कल से और अभी भी फूट रहे हैं, उसमें कितना जाएगा, क्योंकि फिर प्रचार पे रोक लग जाएगी कुछ 2 दिन पहले। जी तो अब ये तो पूरा का पूरा डिजिटल मीडिया का जो सहारा कितना ले सकती हैं पॉलिटिकल पार्टीज, और इनके जो कैंडिडेट्स हैं वो अपनी बात जनता को कितनी गंभीरता के साथ ले जा सकते हैं, ये उस पर डिपेंड करेगा। क्योंकि बीजेपी की जो एक शार्पनेस मुझे नजर आती है वो ये आती है कि विजन डॉक्यूमेंट पे बीजेपी फोकस कितना करे ना करे, वो राम मंदिर पे फोकस करेगी, और मोदी जी की जो उपलब्धियां हैं प्रधानमंत्री जी की, वो उन्हीं को प्रमोट कर रहे हैं, ना कि वो स्टेट्स के जो सीरियस इश्यूज हैं उन पे बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। संकल्प पत्र को भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है, और ये संकल्प पत्र जो है पटाखों के शोर में कितना सुनाई देने वाला होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल हमारे साथ हमारे 2 मेहमान जुड़े हुए हैं, शैलन मिश्रा शैली जी और विलक्षण सक्सेना जी। आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ विस्तार चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हमारे साथ 2 राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए थे और उन्होंने हमारे साथ चर्चा की, संकल्प पत्र पर चर्चा की, कांग्रेस के घोषणा पत्र पर भी चर्चा की है। कई मायनों में अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का और कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है, कई घोषणाएं उसमें सेम टू सेम है। हालांकि देखना दिलचस्प होगा और आगे कि भारतीय जनता पार्टी इस घोषणा पत्र को जनता तक कैसे पहुंचाती है और जनता के दिमाग में क्या फिट किया जाता है, और कांग्रेस इसको कैसे नेगेटिव वे में ले जाती है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।